हम शुरू करते हैं आज की खास खबरों को। तो हमारी आज की पहली खास खबर है, दिल्ली के लिए खतरे की घंटी, जून अंत तक हो सकते हैं कोरोना के 1 लाख मामले। कोरोना के मामलों में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी से भारत पिछले 48 घंटे में दुनिया में सबसे प्रभावित देशों की सूची में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली के लिए जून और जुलाई किसी बड़े खतरे से कम साबित नहीं होगा। जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि राजधानी में मरीजों की संख्या 1 लाख पार कर सकती है। 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी ने ऐसी आशंका जताई है कि जून के अंत तक दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जुलाई के मध्य तक तकरीबन 42,000 बेड की जरूरत होगी, जिससे जरूरतमंदों का इलाज किया जा सके। इस कमेटी ने मुंबई और अहमदाबाद जैसे सबसे बुरी तरह से प्रभावित महानगरों के ट्रेंड का विश्लेषण करते हुए सुझाव दिया है। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की भारी सफलता, 5 आतंकियों को मार गिराया, एनकाउंटर अभी जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को आज रविवार को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने एक स्थानीय नागरिक की हत्या कर दी थी। इसके बाद आतंकियों की खोज में सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियां अलग अलग स्थानों पर नोकबंदी की। इसी दौरान एक इत्तला मिलने पर सुरक्षा बलों ने रेबन गांव के पास आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया और उनसे सरेंडर की अपील की, लेकिन सुरक्षा बलों की अपील के बदले आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पूरी एहतियात के साथ आतंकियों की ओर सधी हुई गोलाबारी करके अब तक 5 आतंकियों को मार गिराया है। खबर लिखे जाने तक एनकाउंटर जारी था। मारे गए आतंकियों ने शव बरामद कर लिए हैं और उनकी शिनाख्त की कोशिश हो रही है। सुरक्षा बलों की ओर से जानकारी दी गई है कि आज के ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इलाके में कोई अफवाह न फैले, इसलिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ट्विटर बायो से बीजेपी शब्द हटाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तोड़ी चुप्पी। करीब 3 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बार फिर अफवाहें उड़ रही हैं। नाराजगी के कारण उनके ट्विटर बायो में बीजेपी शब्द हटाने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि सच की पड़ताल में यह बात झूठी निकली है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसे अफवाह करार दिया। सिंधिया ने कहा, मेरे ट्विटर बायो में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। मीडिया में चल रही खबरें बेबुनियाद हैं। अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। बीजेपी में आने के समय बायो में जो चीज़ें थी वहीं अब भी हैं। भाजपा में आने पर केवल ट्विटर पर फोटो चेंज हुई थी। उधर सिंधिया के सहयोगियों का कहना है कि कुछ शरारती तत्व उनको लेकर पिछले कुछ समय से अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता से घबराने वाले लोग हैं। चीन के पीछे हटते ही नेपाल की अकड़ पड़ी ढीली, भारत के सामने गिड़गिड़ाया। लद्दाख में चीन के तेवर नरम पड़ने के साथ ही नेपाल की अकड़ भी ढीली पड़ गई है। अब हर बार हर तरह से भारत के साथ बात करने को लेकर तैयार है। नेपाल की तरफ से दिल्ली को संदेश भेजा है कि वह हालिया विवाद पर वर्चुअल मीटिंग को भी तैयार करे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन के चक्कर में आकर नेपाल ने भारत से रिश्ते खराब कर लिए थे, लेकिन अब वह वापस लौटते दिख रहे हैं। नए नक्शे में भारत के कई इलाकों को अपना बताने के बाद वह बातचीत को तैयार हैं। उसने दिल्ली से कहा है कि वह विदेश सचिवों के बीच वर्चुअल मीटिंग को भी तैयार हैं। बिहार में बीजेपी की चुनावी अभियान शुरू, अमित शाह आज फूकेंगे बिगुल। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने बिहार में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में चुनावी बिगुल फूकेंगे। अमित शाह आज बिहार में ऑनलाइन रैली करेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इसे बीजेपी के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कोविड-19 महामारी के कारण किसी बड़ी राजनीतिक सभा का आयोजन नहीं हो सकता है, लिहाजा डिजिटल माध्यम से हो रहे इस तरह के पहले कार्यक्रम को
बीजेपी हर तरह से कामयाब बनाने में जुटी है, वही इसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। अमित शाह की ऑनलाइन रैली को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। बिहार बीजेपी को नेताओं ने अमित शाह के भाषण को सुनने के वास्ते अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए 72,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर इंतजाम करने का दावा किया है। मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिले की पहचान की है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के हैं। उसके बाद यूपी के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 जिले, झारखंड के 3 और ओडिशा के 4 जिले हैं। प्लान के तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे मजदूरों के पुनर्निवास और रोजगार के लिए इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों को तेजी से मिशन मोड में चलाया जाएगा। राजस्थान में 30 जून से नहीं खुलेंगे मंदिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक नेताओं से मंदिर खोलने और इसमें आने वाले समस्याओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की थी। कहा जा रहा है कि सभी इस पर सहमत हो गए हैं और अब प्रदेश में 30 जून तक मंदिरों को बंद रखने की बात कही जा रही है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अजमेर, ख्वाज गरीब नवाज की दरगाह, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर और खाटू श्याम जी सहित सभी धार्मिक स्थल 30 जून तक नहीं खुलेंगे। इससे पहले 8 जून से आम लोगों के लिए मंदिरों को खोले जाने था, जिसके बाद शहर भर के मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं को भी लगी थीं। अरविंद केजरीवाल ने दी प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह भी शिकायत की जा रही है कि कुछ अस्पताल गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को बेड की कमी होने का हवाला देते हुए उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। कुछ अस्पताल शरारत कर रहे हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने कहा, कुछ अस्पताल कोविड-19 रोगियों के प्रवेश से इनकार कर रहे हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं जो सोचते हैं कि वे अपने सहयोगियों के प्रभाव का उपयोग करते हुए बेड की कालाबाजारी कर पाएंगे। आपको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा, कृपया हमें इसे मामले को सुलझाने के लिए कुछ दिन दें। हम जांच करेंगे और बेड उपलब्ध होने पर भी मरीजों को मना कर रहे हैं। अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ अस्पताल बेड की कालाबाजारी में शामिल हैं। चीन ने जारी किया श्वेत पत्र, बताया कब और कहां आया कोरोना का पहला केस। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। हालात ये हैं कि अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर अमेरिका शुरू से ही लगातार चीन पर आरोप लगा रहा है कि चीन ने जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलने दिया। इस बीच चीन ने एक श्वेत पत्र जारी किया है। दरअसल कोरोना वायरस के प्रसार की खबर देर से देने के आरोप से घिरे चीन ने रविवार को एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया और कहा कि कोरोना का पहला मामला वुहान में 27 दिसंबर को सामने आया था, जबकि निमोनिया और मानव से मानव में संक्रमण फैलने के बारे में 19 जनवरी को पता चला। चीन ने यह भी बताया कि इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर गई थी। अमित शाह का विपक्ष पर तंज, वक्रदृष्टा लोग दिल्ली में मौज करने की जगह वर्चुअल रैली ही करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को पटना में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर निशाना साधा। दरअसल रैली से पहले आरजेडी ने अमित शाह की रैली को थाली बजाकर विरोध किया था। इस पर शाह ने कहा कि वक्रदृष्टा लोग दिल्ली में मौज करने की जगह एक वर्चुअल रैली ही कर लेते। शाह ने यह भी कहा कि वर्चुअल रैली का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जनता कर्फ्यू भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, अमित शाह।
कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के लिए बिहार में पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल प्रयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने को कहा, चाहे दिया जलाने को कहा, चाहे सेना के जवानों द्वारा आकाश से कोरोना वायरस पर फूल बरसाने की बात की हो, ये सब पीएम की अपील ही थी। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि ये देश को एक बनाने की मुहिम है। व्हाइट हाउस और रक्षा विभाग के बीच तनाव, ट्रंप सेना के इस्तेमाल के मामले में अकेले पड़े, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी विरोध में। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लोइड की मौत के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। इसके बाद व्हाइट हाउस और रक्षा विभाग पेंटागन के बीच तनातनी की खबरें हैं। ट्रंप के बयान के खिलाफ पेंटागन के सलाहकार जेम्स जूनियर मिलर ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी ट्रंप के विरोध में खड़े हो गए हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कार्रवाई का मकसद व्हाइट हाउस के सामने से प्रदर्शनकारियों को हटाना था, ताकि ट्रंप चर्च जाकर फोटो खिंचा सकें। इससे दुखी जेम्स जूनियर मिलर ने इस्तीफा देते हुए एक पत्र में ट्रंप और एस्पर का भी विरोध किया था। इसके बाद से पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच मतभेद और गहरा गया है। अमेरिकी ब्लॉगर का पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री पर रेप का आरोप, कहा पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी ने भी बदसलूकी की। पाकिस्तान में रहने वाली एक अमेरिकी ब्लॉगर सिंधिया डी रिची ने पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप लगाया है। रिची ने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर भी शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। सिंधिया ने मुताबिक दोनों घटनाएं 2011 की हैं। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सत्ता में थी। फिलहाल पार्टी के कमान बेनज़ीर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में हैं। सिंधिया ने शुक्रवार को फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया। इससे रहमान मलिक और गिलानी पर आरोप लगाए। रिची के मुताबिक घटना 2011 से उस वक्त की है जब वो राष्ट्रपति भवन में रहती थीं। खास बात यह है, रिची अब प्रधानमंत्री इमरान खान की सोशल मीडिया टीम में हैं। रिची ने कुछ ट्वीट्स भी किए। एक ट्वीट में कहा, मुझे ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था। मैं चुप रही क्योंकि पीपीपी सरकार में मेरी मदद करता है। मैं अब किसी का भी सामना करने को तैयार हूँ। वेब सीरीज में फौजी पत्नियों की छवि खराब करने का आरोप, एकता कपूर के खिलाफ जयपुर के पुलिस थाने में शिकायत। टीवी की मशहूर निर्माता और निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ उनकी वेब सीरीज XXX में फौजियों की पत्नियों के लिए आपत्तिजनक दृश्य दिखाने के मामले में जयपुर में नॉर्थ जिले के भट्टा बस्ती थाने में एक परिवाद दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर निवासी आंचल अवाना ने शिकायत दी है। इस लिखित परिवाद में अवाना ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एकता कपूर द्वारा बनाई गई वेब सीरीज में फौजियों की पत्नियों को लेकर अमर्यादित दृश्य फिल्माए गए हैं। ये सभी आपत्तिजनक दृश्य फौजी परिवारों की महिलाओं की गरिमा और चरित्र के विरुद्ध हैं और इनके परिवारों की गरिमा को आहत करने वाले हैं। ये दृश्य पूरी तरह से मिथ्या हैं। इस वेब सीरीज की वजह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। 10 जून से दिल्ली में सस्ती होगी शराब, दिल्ली सरकार वापस लेगी 70% कोरोना फीस। दिल्ली में शराब के दाम को लेकर दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस के नाम पर 70% कोरोना सेस लगाया था। अब सरकार ने इस सेस को वापस ले लिया है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। हालांकि इसके साथ ही शराब पर 5% वैट की दरें भी बढ़ा दी गई हैं। पहले शराब पर 20% वैट था, अब यह बढ़कर 25% हो गया है। नई दरें 10 जून से लागू होंगी।
होंगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में 40 दिनों तक शराब की बिक्री नहीं हुई थी और सभी दुकानें बंद थीं। 4 मई से जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ तब दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया। 4 मई को दिल्ली में शराब की दुकानें खोल दी गई थीं। इसके बाद दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें भी सामने आईं। लॉकडाउन खोलने के बाद तेजी से बढ़ा क्राइम ग्राफ। पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन रोको टोको। कोविड-19 को लेकर जारी लॉकडाउन देश भर में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खुल रहा है। हर शहर में लगभग पहले की तरह ही काम शुरू हो रहा है, जिसके चलते सड़कों पर मार्केट में भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। यही वजह है कि बदमाश एक बार फिर से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बढ़ते क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए ऑपरेशन रोको टोको रुको शुरू किया है। इस पर ऑपरेशन के तहत दिल्ली की 8 डिस्ट्रिक्ट की पहचान की गई है, जहां पर स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा बड़ा है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक इन सभी डिस्ट्रिक्ट में चिन्हित किए गए इलाकों में पुलिस पिकेट, पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस यूनिट को बढ़ाया गया है। सभी पीसीआर, ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस को आपस में कोऑर्डिनेट करके क्राइम को रोकने की हिदायत दी गई है और ऑपरेशन रोको टोको में जगह जगह सस्पेक्ट व्हीकल को रोककर चेकिंग करने की हिदायत दी गई है, जिससे सड़कों पर घूमते स्नेचर, लुटेरे और बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया यात्रा टालने की सलाह दी। कोरोना संकट के चलते तल्ख हुए चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में तनाव और गहरा गया है। बढ़ती तल्खी के बीच चीन ने नस्लीय हिंसा का हवाला देते हुए अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया न जाने की सलाह दी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। चीन के संस्कृति मंत्रालय ने नोटिस जारी कर चीनी नागरिकों को फिलहाल ऑस्ट्रेलिया यात्रा न करने को कहा है। साथ ही जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं उन्हें अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। कोरोना संकट के बीच दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास और ऑस्ट्रेलिया में चीनी नागरिकों के खिलाफ नस्लीय हिंसा का हवाला देते हुए चीन सरकार ने यह कदम उठाया है। पाकिस्तान में 1 लाख के करीब पहुंचे संक्रमण के मामले, सख्त पाबंदियों से इमरान खान का इनकार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया। इमरान ने कहा कि इस कुलीन विचार से अर्थव्यवस्था का भट्टा धार हो जाएगा और गरीबी बढ़ेगी। इस बीच रविवार को पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए और मृतकों की संख्या 2000 के पार हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4960 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ संक्रमण के कुल 98,943 मामले हो गए हैं। कोविड-19 से संक्रमित 67 लोगों की मौत के साथ देश में मृतक संख्या 2002 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब तक कम से कम 33,465 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हर रोज़ सभी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो आपको खबरों से डराता नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।